नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने बैठे हैं शमशेर गांधी जी, जो कि हमारे चूरू ज़िले की विधायकी के उम्मीदवार हैं। आज हमारे चूरू ज़िले की विधायकी के उम्मीदवार में ये और इनके अलावा 6 या फिर 7 सदस्य और भी आए थे चूरू सर्किट हाउस में। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आज इनके यहाँ 5 सवालात लेके आया हूँ इनसे पूछने के लिए। तो शमशेर जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज चूरू सर्किट हाउस में आए उत्तराखंड से राजपाल खरोला जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षक एआईसीसी के द्वारा जो मनोनीत किए गए हैं राजपाल जी खरोला साहब आए, उनके पूरे जिले में ही कार्यक्रम थे। वो आज सुजानगढ़ से चूरू पधारे। पहले तो हमने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद क्योंकि वो जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम से थे और हम आज टिकटार्थी थे, तो एक सामान्य जो व्यवहार था वो हमारे द्वारा किया गया। इस में उनको हमने अपना बायोडाटा, हमारी बूथ स्तरीय जो मैनेजमेंट है उसकी, और जो हमारी तिरंगा यात्रा है जो आगामी 5 सितंबर से निकलेगी उसके बारे में उनको बताया। उन्होंने अप्रिशिएट ये ज़रूर किया कि आपने जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया है, जो भाजपा की जो नीतियां हैं बूथ मैनेजमेंट की, वो बहुत शानदार है, ये बात मानता हूँ जी। और उसी भाजपा की नीतियों को की काट के लिए हमने भी उनसे 4 कदम अलग चलकर बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया है। यदि पार्टी हमें टिकट देती है तो हम अपने सिस्टम से अवेयर होकर के कार्य करेंगे। तो उनसे मुलाकात हुई और मैं इस मैनेजमेंट सिस्टम से बड़े ही मुतासिर हुए। भारत जोड़ो यात्रा से भी उन्होंने कहा कि तो ये अपने आप में एक अनूठा ही प्रयोग है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप 1 महीने में घूमेंगे और पार्टी के जो रीति नीति हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, तो ये अच्छी बात है। जी। तो इसके साथ ही मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि बाकी आपके अलावा जो विधायकी के उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि टिकट किसी स्थानीय नागरिक को मिले, तो इस बात पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्थानीय या गैर स्थानीय ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। लोकल का मुद्दा आप उठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप मुद्दा उठाते हैं तो आप ये उठाएं कि कौन व्यक्ति अपना समय आम जनता के लिए दे रहा है, कौन व्यक्ति आम जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन व्यक्ति सत्ता में रहते हुए, संगठन में रहते हुए भी पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो किसी पद पर रहते हुए भी आम आदमी की जरूरतों के बारे में बात कर रहा है। जी। आप ऐसे मुद्दे उठाएं। जी, अब आपने सही कहा। कांग्रेस में या चूरू जिले में वर्तमान में टिकट मांगने वाले व्यक्ति हैं, उनमें स्थानीय का मुद्दा अगर आप लेंगे तो रफीक साहब हैं, वो स्थानीय हैं क्योंकि तकरीबन 10 साल से उनके वोट चूरू में पड़ते हैं। जी, जी, आपने सही कहा। और इसी प्रकार से हालांकि वो रतनगढ़ के रहने वाले हैं, इसी प्रकार से माननीय तनवीर साहब हैं, वो भी भादरा के हैं और अभी एक्टिव हुए हैं, तो वो भी चूरू के वोटर तो हैं ही। रेहाना जी हैं, वो बीकानेर से यहाँ शादी करके यहाँ अपने पति जो उनके रेलवे में नौकर थे और यहाँ आकर के बस गए, स्वयं केरला से हैं, वो भी चूरू के लोकल ही है। सही कहा। इसके साथ ही चूरू के जो वर्तमान विधायक हैं, जो 7 बार के विधायक हैं, वो भी अब लोकल ही माने जाएंगे क्योंकि इनका गांव तो हरपाल सर, सरदार सर है। 1980 के बाद चूरू का कोई भी विधायक चूरू का लोकल वास्तविक रूप से नहीं बना, क्योंकि चूरू में राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब या हमीदा जी या ये अपने मकबूल जी मंडेलिया साहब, ये 3 बने। तो हमीदा जी यहाँ चूरू के लोकल आदमी जो इकबाल साहब हैं, उनके यहाँ उन्होंने शादी की, वो उदयपुर से हैं। तो अगर आप प्योरली देखें तो ये मुद्दा है वो गौण है। हाँ, मुद्दा ये होना चाहिए कि यदि किसी ने चुनाव लड़ा है तो वो 4 साल 4.5 साल तक जनता के बीच में रहा कि नहीं रहा, ये सही कहा। ये मुद्दा होना चाहिए था। सही कहा। ये बात भी होनी चाहिए थी कि आम आदमी
ये जो 85,000 86,000 वोट हम्म कांग्रेस पार्टी को दी, वो किसी व्यक्ति को नहीं दी, लेकिन जिस व्यक्ति के अकाउंट में भी वोट गए, उस व्यक्ति ने उन वोटों की कितनी केयर की। हम्म किसी गांव में या शहर के किसी वार्ड में अगर कोई विपत्ति आई है, कोई मुसीबत आई है, उसमें उन्होंने क्या किया, ये मुद्दा जरूर होना चाहिए। एक बात जरूर कहूँगा कि चूरू के लोगों को ये बात कही जा रही है कि यदि कोई बिना पैसों के दो चार आदमियों के अलावा कोई चुनाव लड़ता है तो वो ये वहन नहीं कर पाएगा, खर्चा वहन नहीं कर पाएगा। देखिए, लुटाने को तो आप कितना भी लुटाएं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वास्तविक रूप से यदि आप चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, चुनाव सही तरीके से लड़ते हैं, तो इतना पैसा सबके पास है। हम्म मेरे बारे में कहा जाता है कि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा ऐसी बात नहीं है कि अपने पास नहीं है। हाँ, मैं लोगों से कहता जरूर हूँ कि अपने पास पैसा कहाँ है, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने लायक पैसा है, अपने पास। ऐसी बात नहीं है। हाँ, गरीबी दिखाते हैं, फकीरी में रहते हैं और टूटी मोटरसाइकिल और फटे कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है। जी, सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपसे तीसरे सवाल के लिए, जो कि तीसरा सवाल ये है, जैसे आज आप थे और आपके अलावा बाकी उम्मीदवार भी थे, उन सभी की रैली और प्रस्तुति को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से हू हड़कंप मचा, जिस प्रकार से सभी ने नाराबाजी की, तो इन सब से क्या संदेश मिलता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस बिहेवियर ऑफ कांग्रेस वर्कर्स। कांग्रेस की रीति नीति रही है कि अपनी बात आप एक सही तरीके से और सही स्थान पर रखें। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी जाकर के हुल्लड़बाजी करें। आप शालीनता से अपनी बात कहें, सभ्यता से अपनी बात कहें। यदि आप कांग्रेस की रीति नीति से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, उस पर चलने की बात करते हैं, कांग्रेस का सिपाही होने की बात करते हैं, तो ये कतई सही नहीं है कि आप मुर्दाबाद जिंदाबाद करें। जी। हाँ, यदि कोई आप आंदोलन कर रहे हैं, यदि आप किसी लड़ाई में हैं, किसी संघर्ष में हैं, तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। लेकिन ये संघर्ष नहीं था, ये सबकी अपनी अपनी बातें थी, सबको अपनी बात रखने का हक है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, तो संस्कृत की एक कहावत है कि द्वाभ्याम न तृतीया, जब दो बात कर रहे हो तो इसमें तीसरा नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि हम उनमें जाकर के हुल्लड़बाजी करते हैं तो ये बड़ी ही गलत बात है और मैं इसको बिल्कुल से खारिज करता हूँ। हाँ, मैं अपनी जरूर कहता हूँ कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं। जी, सही कहा आपने। हम न रफीक मंडेलिया का विरोध करेंगे और न पक्ष करेंगे। इसके साथ ही अन्य जो भी हम किसी का पक्ष नहीं करेंगे और नहीं विरोध करेंगे। जी, इसके अलावा आपसे एक सबसे बड़ा सवाल जो कि आम जनता के बीच में रहता है हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाली 7 साल जो पीछे अभी गई है, इसमें राजेंद्र राठौड़ जी हैं जो कि विधायकी के रूप में हैं। तो आपके विपरीत पक्ष पार्टी राजेंद्र जी राठौड़ के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी से एक मजबूत दावेदार है? हाँ, नहीं, मंत्री रह चुके हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदार वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ के सामने खड़े होने के लिए आपको पैसे की नहीं, आपको नीति, कूटनीति और रणनीति, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। राजेंद्र राठौड़ साहब का जो सिस्टम है, बूथ पे गए, लोगों को घेरा और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो समझाए हुए रहते हैं कि कैसे क्या करना है, वो कर लेते हैं। तो वो रणनीति फेल कैसे हो, ये अपने को देखना है। अगर अपन ये नहीं देख पाए कि उनकी रणनीति को अपन किस तरीके से फेल कर सकते हैं, कैसे अपन बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो बातों से भी नहीं चलती हैं, कुछ उसके दूसरे इलाज भी होते हैं। सिर्फ गांधीवाद ही उनका इलाज नहीं है। भगत सिंह और चंद्रशेखर राजगुरु, ये भी उनको चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम में वो चलते हैं उस सिस्टम की ये बड़ी समस्या है कि उनको जवाब, अपने यहाँ कहावत है, ऊँट को गुरु जूत है। वो जैसी चाल चलते हैं उनकी चाल को समझते हुए और उनकी चाल को नाकामयाब करके और अपने जो सिस्टम है उसको सही करना, ये है। तो राजेंद्र राठौड़ कोई बड़ी तोप नहीं है, मेरा ये मानना है जी। और न ही कोई ऐसी बात है कि उनको हराना असंभव है। बस जरूरत है। दूसरी बात मैं और कहता हूँ, चुनाव में अगर हारती है तो जनता हारती है, राजेंद्र राठौड़ नहीं जीतते, जनता हारती है। जो कैंडिडेट होते हैं वो या तो समझौता कर लेते हैं, या डर जाते हैं, या अपने घर बैठ जाते हैं। जी। ये तकरीबन 5-6 चुनाव से मैं देखता आ रहा हूँ
दूसरा उनकी जो सिस्टम होता है कि किसी भी तरीके से 4-5 अन्य लोगों को किसी भी तरीके से खड़ा कर देना और फिर वोट हैं उनको बंटवा देना और फिर अपनी जीत दर्ज करवाना है। वो तो वो जाने, जब पार्टी अगर अपने को टिकट देती है तो अपन उनकी रीति नीति रणनीति परिणीति सबको समझते हुए उनको करारा जवाब देने में सक्षम है। जी सही कहा आपने। इसी के साथ मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आपसे भी अलविदा लेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं चूरू के, तो चूरू के नागरिकों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र बना लिया है और घोषणा पत्र के अनुसार चूरू की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, घर घर में उद्योग अगर शुरू हो गया, लोगों के पास इनकम शुरू हो गई, तो गरीबी दूर होगी। गरीबी सरकार की योजना, मैं मानता हूँ सरकार की योजनाओं से नहीं, काम से दूर होगी। हर घर को, हर हाथ को अगर काम मिलेगा तो लोग गरीब नहीं रहेंगे जी। शहर में आज की डेट में जो सबसे बड़ी संख्या है, समस्या है, वो है सीवरेज ड्रेनेज, पानी की निकासी। हकीकत में चूरू की जो बसावट है वो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऊंचाई वाली, और चूरू के बीच का क्षेत्र है वो नीचा है जी। तो अभी 60 से हुआ क्या हुआ, जो ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम डाला गया वो ठीक नहीं था। उसको सही करके, और जिसने भी धांधली की है उस धांधलियों को पकड़ते हुए ठीक करना। दूसरा, चूरू में आप देखेंगे कि सेंट्रल जो स्कीम्स हैं उनकी कोई भी स्कीम चूरू में नहीं है। आप देखेंगे केंद्रीय सैनिक विद्यालय जो है चूरू में नहीं है, नवोदय विद्यालय चूरू में नहीं है जी। चूरू में केंद्र सरकार की बड़ी कोई ऑफिस केंद्रीय स्तर की नहीं है। चूरू में जो पर्यटन उद्योग है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। पर्यटन के बगैर लोगों की इनकम नहीं होगी। और जैसे शिक्षा, एजुकेशन, टूरिस्ट का जो हब बना है सीकर, चूरू से पीछे था, वो उससे अधिक संभावनाएं चूरू में हैं। बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, अधिक पैसे वाले लोग भी हैं, और चूरू के बच्चे लाखों की संख्या में दूसरे जिलों में जाकर के पढ़ रहे हैं, कोटा, सीकर, उदयपुर। तो अगर उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएं, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हो जाएं, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया चूरू का इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हो जाए, चूरू बड़ी सड़कों से जुड़ जाए, चूरू की जो पंचायतें हैं वो आपस में जुड़ जाएं, चूरू में जो पानी का स्टोरेज है बड़ा, उसका साधन नहीं। आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 10 दिन बिजली नहीं आए, 10 दिन पानी नहीं हो, बिजली नहीं आए या अपनी योजना का पानी नहीं आए, तो चूरू के लोग प्यास से मर जाएंगे। सही है। तो बड़ा स्टोरेज पानी का जो है वो नहीं है। इस तरीके से काफ़ी सारी बातें हैं। चूरू के बारे में नया बस स्टैंड है, उसकी स्थिति खराब है। पुराना बस स्टैंड है, वहाँ आप जा नहीं सकते। सब्जी मंडी है, वो खराब है। सुभाष चौक की सड़कें हैं, वो खराब हैं। चौरी सागर पूरे दिन सड़ा जमाता है। और आप देखेंगे कि चूरू के नाथ जी के दौरे से लेकर के और कालरा जोड़ा तक आप नाक बंद किए बगैर नहीं चल सकते। ये हालत है। ये चूरू की हालत बहुत ख़राब है। इन एमएलएज को चूरू से मतलब नहीं है। और अगर हमें मौका मिलता है तो पहली प्राथमिकताएं हैं वो चूरू की ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम को ठीक करना, पानी की लोगों के घर तक पहुँच सुनिश्चित करना, ये जो है, फिर इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कार्य हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरे जो 5 सवाल थे आपके लिए वो यहाँ ख़त्म होते हैं। तो आपसे बात करी बहुत अच्छा लगा।